हेलो स्टूडेंट, मैं एकता आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम गुप्तोत्तर काल यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो सब शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाया था। तो कहाँ पर कराया था वो? कन्नौज में भी करवाता था और प्रयाग में भी करवाता था। तो आंसर हमारा ए और ए ही जो है वो सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। हर्ष के व्यक्तिगत धर्म तथा उसके समय की धार्मिक अवस्था के विषय में बाण भट्ट कृत हर्षचरित और ह्वेन-त्सांग के भ्रमण वृत्तांत से जानकारी प्राप्त होती है। वर्ष के पूर्वज भगवान शिव एवं सूर्य के अन्यायी भक्त थे। वो एक खुद शिव का भक्त था। उसने विंध्य यवन में दिवाकर मित्र नामक बौद्ध भिक्षु से साक्षात्कार किया था। जिसका उस पर बहुत प्रभाव पड़ा। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग से मिलने के बाद बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय दिया और वह पूर्व बौद्ध भी बन गया। कन्नौज में विभिन्न धर्मों और संप्रदाय के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलाई। उसने बौद्ध धर्म के 30,000 भिक्षु, 3,000 ब्राह्मण और निग्रंथ तथा नालंदा से 1,000 आचार्य शामिल हुए। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5 वर्ष में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता था। छठे समारोह में ह्वेन-त्सांग सम्मिलित हुआ, जिसमें 18 देशों के राजा और अनेक ब्राह्मण, साधु, भिक्षु सम्मिलित हुए। वह 75 दिन तक चलता रहा। आगे देखते हैं, हर्ष के समय सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? हर्ष के समय की सूचनाएं किससे? तो यहाँ तो कोई नहीं है। हरिसेन, ये तो सब गुप्त काल के हैं। कल्लड़ भी नहीं है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। उसने 609 ईस्वी से लेकर 642 ईस्वी तक शासन किया। उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। हर्ष ने भट्टारक, परम माहेश्वर, महाराजाधिराज आदि उपाधियों को धारण किया था। हर्ष के पाए जाने वाले सोने के सिक्कों के पृष्ठ भाग पर शिव पार्वती का अंकन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष ने क्या उपाधि धारण की थी? तो हर्ष ने परम महेश्वर जो है वो उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के पाए जाने वाले सोने के सिक्के पर पृष्ठ भाग पर क्या अंकित है? शिव पार्वती अंकित है। आगे है, निम्नलिखित उसमें हमें ए और आर कथन देखना है, व्याख्या हो रही है या नहीं, या गलत है कोई। बौद्ध धर्म की खोज में ह्वेन-त्सांग लगभग 2 वर्ष तक कश्मीर में रहा। उस समय कश्मीर बौद्ध विद्या का एक प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। दोनों चीजें ही सही हैं और उसकी व्याख्या भी यहाँ पर सही हो जाएगी। हर्ष का समकालीन कारकेट वंश का दुर्लभवर्धन सेन ह्वेन-त्सांग की यात्रा के समय कश्मीर का शासक था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ह्वेन-त्सांग ने जब कश्मीर की यात्रा की तो उस समय कौन-सा वंश था? तो कारकोट वंश था। उस समय कौन-सा राजा था उसमें? तो दुर्लभवर्धन था। जिसने 36 वर्ष तक शासन किया। उसने बौद्ध का दाँत कन्नौज में रखे जाने के लिए हर्ष को देकर उसकी मैत्री प्राप्त की थी। ह्वेन-त्सांग 2 वर्ष तक उसके राज्य में था। ह्वेन-त्सांग के समय कश्मीर एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था, जहाँ से राजा और 20 कर्मचारियों ने हस्तलिखित ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ तैयार करने में उसकी सहायता की थी। हर्ष के दरबार में ह्वेन-त्सांग दूत के रूप में नहीं बल्कि एक बौद्ध भिक्षु के रूप में स्वतंत्र रूप से आया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हर्ष के दरबार में ह्वेन-त्सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। ह्वेन-त्सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो 10,000 व्यक्ति जो है शिक्षा प्राप्त करते थे। प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। पटना के दक्षिण से लगभग 40 मील दूर पर स्थित आधुनिक बड़गांव नामक समीप
ग्राम के समीप यह शिक्षण केंद्र स्थित है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार उसका इसका संस्थापक शक्रादित्य था। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त से की जाती थी, जिसकी प्रसिद्धि उपाधि जो है महेंद्रादित्य थी। वस्तुतः एक शिक्षा के केंद्र में नालंदा की ख्याति 5 वर्ष 5वीं शताब्दी से बढ़ी तथा 6वीं शताब्दी तक आते-आते यह शिक्षा का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया, जहाँ चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, मलेशिया आदि देशों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। हेंगसांग के अनुसार लगभग 10,000 शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हेंगसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था, जिसने सीयू की नाम से यात्रा वृत्तांत लिखा था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया व वहाँ का अध्ययन किया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा ह्वेनसांग। तो यहाँ पर आंसर जो है वो हेंगसांग हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन सीयू की किसकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? सीयू की हेंगसांग से। आगे है चीनी यात्री ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी? तो हर्ष के समय में की थी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हर्ष की साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो कन्नौज थी। हर्ष ने अपनी बहन राष्ट्री के आग्रह पर कन्नौज की गद्दी पर बैठना स्वीकार किया तथा अपनी राजधानी भी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित कर दी। हर्षवर्धन लगभग 606 से ईस्वी में लेकर थानेश्वर की राजगद्दी पर बैठा था। उसके विषय में जानकारी बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से मिलती है। समृद्धि और ऐश्वर्य के कारण कन्नौज को महोदय नगर भी कहा गया है। आगे देखते हैं अपनी समृद्धि। तो अभी क्या है, कन्नौज जो है इत्र के लिए फ़ेमस है वर्तमान में। इत्र जो है कन्नौज में ही बनाया जाता है, तो उसके लिए ही फ़ेमस है और इसको महोदय नगर भी कहते थे। आगे देखते हैं वर्तमान समय एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा गया है? किस प्राचीन नगर को? तो कानकुब्जे को। सम्राट अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित करा था? तो कन्नौज हो जाएगा। थानेश्वर थी पहले, फिर उसने कन्नौज स्थापित कर ली। आगे है निम्नलिखित में से किसकी जो उपाधि है परम सौगात थी? तो परम सौगात जो है वो थी अ, राज्यवर्धन की। किसकी थी? राजवर्धन की। राजवर्धन प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के उपरांत 605 में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। अपने बहनोई गृहवर्मा की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए वह शत्रुओं की ओर बढ़ा, किंतु गौर शासक शशांक ने कुटिल ढंग से उसकी हत्या कर दी थी। बांसखेड़ा ताम्रलेख में राज्यवर्धन को परम सौगात सुगताई पर ही तो कतः परम भट्टारक और महाराजाधिराज श्री राजवर्धना कहा गया। अतः राजवर्धना स्वभाव से सरल और बौद्ध धर्मानुयायी था। आगे देखते हैं मौखरी शासकों के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में जलियान का उल्लेख है? तो असीरगढ़ मुद्रा लेख में जलियान का उल्लेख है। तो असीरगढ़ मुद्रा लेख यहाँ पर सही हो जाएगा। कन्नौज के मौखरी शासकों में अ, छवी 6वीं सदी के आसपास में सर्ववर्मा के असीरगढ़ मुद्रालेख में जलियान का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन असीरगढ़ मुद्रालेख। आ हरड़ा अभिलेख में मौखरी शासकों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन मिलता है कि जबकि भिटौरा, अयोध्या और अहिछत्र में उनकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मौखरी शासकों की भिटौरा, अयोध्या और अहिछत्र। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने धर्मराज की उपाधि धारण की थी? तो धर्मराज की उपाधि धारण करने वाले प्रवरसेन थे। धर्म महाराज की उपाधि वाकटक नरेश प्रवरसेन ने धारण की थी। प्रवरसेन वाकटक वंश का अकेला ऐसा राजा था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। उसने 4 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 वाजपेयी यज्ञ किया था। आगे देखते हैं निम्न शासकों में से किसे मिहिर कुल द्वारा अपने चरणों की वंदना करने का श्रेय दिया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यशोधर्मन। यशोधर्मन। मिहिर कुल तोड़मार के बाद प्रसिद्ध हूण शासक हुआ। 6ठी शताब्दी ईस्वी में 500
30 ईस्वी के लगभग मालवा के पराक्रमी शासक जो है यशोवर्धन ने मिहिर कुल को बुरी तरह से परास्त कर दिया। मंदसौर से प्राप्त उसके अभिलेख में अति काव्यात्मक ढंग से इस पराजय का विवरण इस प्रकार प्राप्त होता है। इसमें लिखा है कि जिसने भगवान शिव के सिवाय अन्य किसी के सामने मस्तक नहीं झुकाया, उसकी भुजाओं को अलंगित होने के कारण हिमालय व्यर्थ ही दुर्गम होने का अभिमान करता था। ऐसे मोहर कुल के शासक को अपने बाहुबल से यशोवर्मन ने नीचे झुकाकर उसे पीड़ित कर दिया है तथा उसके बालों के जूट में रखे पुष्पों द्वारा अपने दोनों पैरों की पूजा कराई। मंदसौर लेख में मिहिर कुल को सर्वप्रथम पराजित करने का श्रेय यशोधर्मन को दिया जाता है, जो कोरी अतिरंजना प्रतीत होती है। इससे पूर्व ही बालादित्य ने इसे पराजित किया था। स्वयं मंदसौर अभिलेख के अंत साक्ष्य से इस बात की पुष्टि होती है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसने हुण शासकों मिहिर कुल को पराजित किया था, तो यशोधर्मन हो जाएगा। बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो बल्लभी जो है गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बल्लभी के बारे में देख लेते हैं व्याख्या। बल्लभी जो है विश्वविद्यालय गुजरात यानी सौराष्ट्र में स्थित है। 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक इसकी प्रसिद्धि बहुत चरम सीमा पर था। चीनी यात्री इत सिंह ने लिखा कि यह विश्वविद्यालय 7वीं सदी में गुणमती और स्थिरमती नामक विद्वानों ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी। यह विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। यही कारण है कि इस शिक्षा केंद्र पर पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से विद्यार्थी आते थे। सुनेत से किसके सिक्कों के सांचे मिले हैं, तो सुनेत से योधे के सिक्के के सांचे मिले हैं। सुनेत से योधे वंशीय शासकों के सिक्के मिले हैं। योधियों का राज्य जो है बहुधन्यक के नाम से भी प्रसिद्ध था। हरियाणा में वो है प्रांत जो है वर्तमान रोहतक में है। तो योधे कहाँ पर है, हरियाणा में, रोहतक में। निम्नलिखित राजाओं में से किसने तुला पुरुष दान संपन्न कराया था, तो आंसर दंती दुर्ग हो जाएगा। दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूटों के शासक थे। तुला पुरुष दान संपन्न किया था। दंती दुर्ग ने 735 से लेकर 755 तक शासन किया था। पहले वो है चालुक्यों के यहाँ क्या थे, बापाती वाले चालुक्यों के यहाँ सामंत थे। 753 में उसने कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया तथा मान्यखेत्र को अपनी राजधानी बनाया। उसने महाराजाधिराज, परमेश्वर तथा परम भट्टकारकर जैसी उपाधियां धारण की थी। आगे देखते हैं 6वीं और 7वीं शताब्दियों में से एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था। 6वीं और 7वीं में तो लाट में जो है एक मौर्य वंश जो है शासन कर रहा था। मौर्यों की एक शाखा 6वीं और 7वीं में लाट में शासन कर रही थी, जिससे सिसोदिया वंश के प्रारंभिक पुरुष गुहिल ने मारकर भगाया और तदंतर गहलोत वंश की स्थापना की थी। कदम्बों की राजधानी कौन सी थी, तो कदम्बों की राजधानी धारवाड़ थी। 4वीं शताब्दी में कुंतल प्रदेश के कदम्ब वंश का उदय हुआ। कदम्बों की राजधानी वनवासी वैजयंती थी, जो वर्धा नदी के तट पर कर्नाटक के धारवाड़ में स्थित थी। कदम्बों का सबसे महान शासक मयूर शर्मन हुआ था। आगे देखते हैं विक्रमशिला बिहार कहाँ स्थापित किया गया था, तो विक्रमशिला जो है वो बिहार के स्थापक पूछे तो स्थापक हो गए धर्मपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में किया था। यह जनता द्वारा चुने गए पहला शासक था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला उप बिहार की स्थापना की थी। गुजराती कवि शोडलर ने धर्मपाल को उत्तरापंथ स्वामी की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्र लेखक पैतृक संपत्ति में पुत्र को जन्मना अधिकार मानते हैं, मतलब जन्म से ही जो है अधिकार हो जाता है बेटे का अपने पिता की संपत्ति पर, तो विज्ञानेश्वर हो जाएंगे, विज्ञानेश्वर। कौटुंबिक विधान के संदर्भ में विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा एवं जीमूत वाहे की दाय भाग की विचारधारा प्रचलित है, जिसकी गणना वैधानिक ग्रंथों के उपरांत की जाती है। बंगाल और असम के
कुटुंब में दाएँ भाग एवं शेष भाग में मिताक्षरा के नियमित नियम जो है प्रचलित है। मिताक्षरा के नियमानुसार पुत्र तथा पौत्र के अधिकार जो है गृह स्वामी की मृत्यु के पूर्व ही कौटुंबिक संपत्ति में हो जाते थे, जो केवल परिवार की ओर से न्यासधारी अथवा प्रबंधक होता है। दाएँ भाग के अनुसार पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्रों को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो विज्ञानेश्वर ही ऐसा मानता है कि जन्म से ही उनका अधिकार हो जाता है। आगे देखते हैं गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई थी, ये जो है गुप्तोत्तर के बाद जो है ये सही नहीं है। गुप्तोत्तर काल में भूमि दान की संख्या बढ़ने के कारण नए भू अभिजात वर्गों का तेजी से विकास हुआ। इन नए भू अभिजात के बढ़ने से सामंती प्रवृत्ति का विकास हुआ, जो कि अपनी प्रभुसत्ता को बढ़ाने के लिए निम्न वर्गों पर अत्याचार करते थे तथा आपस में लड़ते रहते थे, जिससे प्रजा इन पर समर्पित भाव नहीं रखती थी। अतः इस काल में केंद्रीय शक्ति का ह्रास हुआ। सामंतों के पास स्वयं सेना रखने की शक्ति होती थी, सेना का नियंत्रण भी इनके पास था, अतः ये केंद्रीय शक्ति की अवहेलना करने के सक्षम थे। इस काल में परंपरागत 4 वर्ण भी अनेक-अनेक जातियों में बिखर गए थे। कई जो है नई जातियाँ जैसे कायस्थ आदि को उनके अंतर्गत समाहित किया गया। इस समय शूद्र जातियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी जो है आलोचना के विख्यात है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएँगे? बाणभट्ट और मेघातिथि ये दोनों के दोनों जो है सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना करते हैं। तो बाणभट्ट हो गया और मेधातिथि। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चतुर्थ शती शताब्दी के लगभग सती तथा लोकप्रियता प्राप्त करने लगी। वात्स्यायन, भास, कालिदास, शूद्रक जैसे लेखकों ने इसका उल्लेख किया है। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण हमें गुप्त काल में 510 के एरन अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानु गुप्त का मित्र गोपराज हुणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। उसकी पत्नी अग्नि में जलकर मारी थी, लेकिन महाकवि बाणभट्ट उसका विरोध करते हुए उसे महान मूर्खतापूर्ण कार्य बताया, जिसका कोई फल नहीं होता। यह आत्महत्या है, जिसका अनुगमन करने वाली स्त्री जो है नरकगामिनी होती है। मेधातिथि इसे आत्महत्या मानते हैं। स्त्रियों के लिए निषेध बताते हैं। देवभट्ट का विचार है कि सती होना विधवा के ब्रह्मचारी होने की अपेक्षा कहीं अधिक जघन्य होता है। तो आंसर हमारा यहाँ पर मेघातिथि और बाणभट्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखें सर्ग प्रतिसर्ग और वंश मन्वंतर वंशानुचर। तो ये पुराणों के हैं। पुराणों के अमर कोश आदि प्राचीन कोशों में पुराणों के 5 लक्षण माने गए हैं। सर्ग यानी सृष्टि, प्रतिसर्ग यानी कि पुनर्जन्म, वंश देवता या ऋषि, मन्वंतर मतलब 14 मनु के काल और वंशानुचरित सूर्य और चंद्र आदि चरित आदिवंशीय चरित। सर्ग में महापंचभूत, इंद्रिय गण, बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन है। प्रतिसर्ग में संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन है। वंश में सूर्य और चंद्र आदि वंशों का वर्णन है। मन्वंतर में मनुपुत्र देव और सप्त ऋषि, इंद्र और भगवान आदि के अवतारों का वर्णन है। वंशानुचरित में प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन है। पुराणों की कुल संख्या 18 है और इनके रचयिता वेदव्यास माने जाते हैं। पुराणों की कितनी संख्या है? तो यहाँ पर 18। आगे तो यही तक था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।